नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य पेपर 1 के अंतर्गत फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो कि आपके पेपर 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग को तो सभी पता ही होगा सभी को कि जो एग्जामिनेशन है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, अभी झार शिक्षा के सभी बुकलेट पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें से कंप्यूटर के बुकलेट है जिसमें से 50 सेट हैं, 15 क्वेश्चन के एमसीक्यू फॉर्मेट में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। वहीं पॉलिटिकल साइंस का 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और उसका अलग से एक बुकलेट मिलेगा, सॉल्यूशन बुकलेट, जिसमें से डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का दिया है। वहीं झार शिक्षा का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया है और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड करके जो फ्री इनिशिएटिव हैं वो आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में, जैसे टेस्ट हो गया, पीडीएफ हो गया, वहां पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अभी 2 कोर्सेस इस पे लाइव हैं, जिसमें से आपको पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट 10 बुकलेट्स जो है वो इसको अवेलेबल हो जाएगा और ये झारखंड स्पेशल का ये जो बुकलेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग प्ले स्टोर से भी आप लोग इसे डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 82 71 11 36 45 पर। इस पर भी आप कॉल करके बुकलेट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसमें, आधुनिक कंप्यूटरों में किस आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है जहां निर्देश और डेटा एक ही मेमोरी स्पेस साझा करते हैं? आधुनिक कंप्यूटरों में किस प्रकार के आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है? तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। किसका? तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। इसमें सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं और यह स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। किस पर? तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू के भीतर कौन सा रजिस्टर अगले निष्पादित होने वाले निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन का पता रखता है? तो कौन रखता है? ये प्रोग्राम काउंटर रखता है। कौन? तो प्रोग्राम काउंटर रखता है। निर्देशित या निर्देश निष्पादित होने के बाद प्रोग्राम काउंटर स्वचालित रूप से अगले निर्देश के पते पर अपडेट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति मापने के लिए MIPS का पूर्ण रूप क्या है? तो MIPS का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है। क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है। सुपर कंप्यूटर की गति जो होती है वो आमतौर पर फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एस रैम दैट मीन्स स्टैटिक रैम और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम में से किसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको नहीं होती है? तो एस रैम को यानी कि स्टैटिक रैम को। स्टैटिक रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक बिजली है और यह डी रैम से तेज और महंगी होती है। इसका उपयोग जो है वो कैश मेमोरी में होता है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर स्थित वह सर्किट जो सीपीयू और अन्य घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिस्टम बस या फ्रंट साइड बस कहते हैं। बस की चौड़ाई यानी कि बस विड्थ यह निर्धारित करती है कि एक बार में कितना डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है ताकि प्रोसेसिंग गति बढ़ सके? तो कौन करती है? तो कैश मेमोरी काम करती है। कौन? तो कैश मेमोरी। यह अत्यंत तेज मेमोरी होती है जो बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स जो हैं यह इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। किसके? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के। ये प्रिंटर कागज पर
रिबन को मारकर अक्षर छापते हैं जो अधिक शोर करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी डीवीडी पर डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो लेजर बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है। सीडी में डेटा को पिट्स यानी गड्ढों और लैंड्स यानी कि समतल सतह के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में बायोस दैट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ संग्रहित होता है? तो बायोस जो है वो कहाँ संग्रहित होता है? ये रोम में होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी चिप में होता है। यह फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को बूट दैट मीन्स स्टार्ट करते समय हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है यानी कि शुरुआत करता है। अगला प्रश्न है, यूएसबी पोर्ट किस प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन का समर्थन करता है? तो यूएसबी पोर्ट है वो किस प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन का समर्थन करता है? ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन यानी कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन को ये समर्थन करता है। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है जो प्लग एंड प्ले सुविधा देता है। कौन सा? तो प्लग एंड प्ले सुविधा देता है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को किस इकाई में मापा जाता है? तो रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। 60 हर्ट्ज का मतलब है कि स्क्रीन जो है वो 1 सेकेंड में 60 बार अपडेट होती है। अगला प्रश्न है, बार कोड रीडर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? तो बार कोड रीडर जो है यह ऑप्टिकल स्कैनर है। कैसा है? तो ऑप्टिकल स्कैनर है। यह प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करके डेटा यानी कि काली और सफेद लाइनों को पढ़ता है। किसको? तो काली और सफेद लाइनों को पढ़ता है। अगला प्रश्न है, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है जो कंप्यूटर को स्थिर बिजली आपूर्ति प्रदान करता है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। यह एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के घटकों के लिए उपयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। किसमें? तो एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के घटकों के लिए उपयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है यानी कि कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर क्या है? तो ट्रैक और सेक्टर क्या है? तो ये डेटा स्टोरेज के विभाजन है। क्या है? तो डेटा स्टोरेज के विभाजन है। डिस्क की सतह को सकेंद्रित वृत्तों यानी कि ट्रैक्स में और ट्रैक्स को छोटे खंडों यानी कि सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमोस बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो सीमोस बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो यह कंप्यूटर के बंद होने पर भी सिस्टम में तारीख, समय और बायोस सेटिंग को बनाए रखता है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क की सामान्य भंडारण क्षमता कितनी होती है सिंगल लेयर की? तो सिंगल लेयर की कितनी होती है? तो 25 GB होती है। यह डेटा पढ़ने या लिखने के लिए नीले बैंगनी लेजर यानी कि ब्लू वायलेट लेजर का उपयोग करते। किसका? तो ब्लू वायलेट लेजर का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्पॉइलिंग यानी साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस वन लाइन का क्या अर्थ है? तो स्पूलिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा को अस्थायी रूप से मेमोरी या बफर में रखना ताकि डिवाइस जैसे प्रिंटर उसे अपनी गति से प्रोसेस कर सके। यह सीपीयू को फ्री करता है ताकि वह अन्य कार्य कर सके जबकि प्रिंटर प्रिंट कर रहा हो। अगला प्रश्न है, MICR कोड में कितने अंक होते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो MICR में 9 अंक होते हैं और ये बैंक चेकिंग में उपयोग होता है। पहले 3 शहर, अगले 3 बैंक और अंतिम 3 शाखा कोड दर्शाते हैं। जो पहले 3 डिजिट होते हैं वो शहर को दर्शाते हैं, फिर अगले 3 डिजिट जो होते हैं वो बैंक को दर्शाते हैं और फिर लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो शाखा को दर्शाते हैं। फर्मवेयर का मुख्य कार्य या फर्मवेयर का जो अर्थ है वो क्या है? उसका अर्थ है हार्डवेयर में स्थायी रूप से एम्बेडेड किया गया सॉफ्टवेयर जैसे बायोस, वॉशिंग मशीन के कंट्रोलर आदि। अगला प्रश्न है, एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में तेज क्यों है? तो एसएसडी जो है वो हार्ड डिस्क की तुलना में तेज क्यों है? क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स यानी कि चलने वाले हिस्से नहीं होते हैं और यह फ्लैश मेमोरी का उपयोग
करता है। एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अगला प्रश्न है आस्की यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोडिंग सिस्टम कितने बिट्स का उपयोग करता है? यह 7 बिट्स मानक या 8 बिट विस्तारित का उपयोग करता है। यह 128 यानी कि 7 बिट या 256 8 बिट विभिन्न वर्णों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जिसे सीपीयू रैम के विस्तार के रूप में उपयोग किया जाता है या उपयोग करता है। यह तब उपयोगी होता है जब भौतिक रैम भर जाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में हार्ट सिंक का क्या कार्य है? तो हार्ट सिंक का क्या कार्य है? यह प्रोसेसर यानी सीपीयू से उत्पन्न गर्मी को अवशोषित और खत्म करना इसका कार्य है। यह आमतौर पर एल्युमिनियम या तांबे का बना होता है और पंखे के साथ काम करता है। अगला प्रश्न है कौन सा पोर्ट हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों को एक साथ ट्रांसमिट करता है? तो कौन करता है? तो यह HDMI करता है यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यह एनालॉग की बजाय डिजिटल सिग्नल का उपयोग करता है। किसका? तो एनालॉग की बजाय डिजिटल सिग्नल का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय एनकोडिंग मानक जो दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आमतौर पर 16 बिट या 32 बिट एनकोडिंग का उपयोग करता है। कितना? तो 16 बिट या 32 बिट एनकोडिंग का उपयोग करता है। अब हम लोग देखते हैं MS विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य भाग जो मेमोरी, फाइलों और पेरिफेरल्स को प्रबंधित करता है और सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कर्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कर्नेल कहते हैं। कर्नेल OS का सबसे पहला लोड होने वाला प्रोग्राम है। क्या है? तो कर्नेल जो है वो OS का यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला लोड होने वाला प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? तो मल्टीटास्किंग का अर्थ है कि एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम या कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता। यह सीपीयू समय को कार्यों के बीच स्विच यानी टाइम शेयरिंग करके किया जाता है। अगला प्रश्न है विंडोज में FAT32 और NTFS क्या है? तो ये क्या है? तो ये फाइल सिस्टम है। क्या है? तो फाइल सिस्टम है। NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम सुरक्षा और बड़ी फाइलों के समर्थन में FAT32 से बेहतर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह हार्डवेयर यानी रैम, कीबोर्ड, डिस्क की जांच करता है कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगला प्रश्न है विंडोज में किसी चयनित फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से रिसाइकल बिन में भेजे बिना हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करके हम लोग उसे रिसाइकल बिन में भेजे बिना डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। इस तरह हटाई गई फाइल को सामान्य तरीकों से रिकवर नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है GUI का पूर्ण रूप क्या है जिस पर विंडोज आधारित है? तो GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें कमांड टाइप करने की जगह आइकन्स, मेनू और माउस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है विंडोज में चल रहे सभी प्रोग्राम्स और प्रक्रियाओं प्रोसेस को देखने और प्रबंधित करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो किसका? तो टास्क मैनेजर का उपयोग किया जाता है। इसे खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का उपयोग करके हम लोग टास्क मैनेजर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्रसिद्ध उपकरण कौन सा है? ये कौन सा है? ये लिनक्स है। इसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी संशोधित कर सकता है। अगला प्रश्न है विंडो में रजिस्ट्री क्या है? तो विंडो में रजिस्ट्री क्या है?
यह एक पदानुक्रमित डेटाबेस जो विंडो और इंस्टॉल किए गए अनुप्रयोगों की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को स्टोर करता है। रजिस्ट्री को रेग एडिट कमांड से एक्सेस किया जा सकता है। किससे? तो रेग एडिट कमांड से उसे एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्लग एंड प्ले पीएनपी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम की वह क्षमता जो नए हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करते ही उसे पहचान और कॉन्फ़िगर कर लेती है। इसके लिए मैनुअल ड्राइवर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता कम होती है। अगला प्रश्न है विंडोज 10 या 11 में कोर्टाना क्या है? तो कोर्टाना क्या है? यह एक वॉइस आधारित वर्चुअल असिस्टेंस है। क्या है? तो वॉइस एक्टिवेटेड वर्चुअल असिस्टेंस है। यह उपयोगकर्ता के आदेशों पर कार्य करने के लिए एआई का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है डेडलॉक की स्थिति ऑपरेटिंग सिस्टम में कब होती है? तो डेडलॉक की स्थिति कब होती है? तो जब दो या अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे के संसाधनों यानी रिसोर्स के मुक्त होने की प्रतीक्षा करती है और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाती है। यह सिस्टम को हैंग करता है। डेडलॉक की स्थिति में जो सिस्टम होता है वो हैंग हो जाता है। अगला प्रश्न है सेफ मोड। सेफ मोड में विंडोज बूट करने का क्या उद्देश्य है? तो सेफ मोड में विंडोज बूट करने का उद्देश्य है न्यूनतम आवश्यक ड्राइवरों और सेवाओं के साथ कंप्यूटर शुरू करना ताकि समस्याओं का निवारण यानी कि ट्रबल शूट किया जा सके। F8 पुराने विंडोज में या रिकवरी मेनू के जरिए इसे एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विंडोज में क्लिपबोर्ड क्या है? तो विंडोज में क्लिपबोर्ड क्या है? तो एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र जहां कट या कॉपी किया गया डेटा जो है वो पेस्ट करने से पहले रखा जाता है। कंप्यूटर शटडाउन होने पर क्लिपबोर्ड का डेटा मिट जाता है। जैसे ही कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है तो क्लिपबोर्ड का जो डेटा होता है वह मिट जाता है यानी कि डिलीट हो जाता है। अगला प्रश्न है .dll एक्सटेंशन वाली फाइलें किस प्रकार की होती है? यह होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। किसकी होती है? तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होती है। इनमें कोड और डेटा होता है जिसे कई प्रोग्राम एक साथ उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज की +L दबाने से क्या होता है? तो विंडोज की +L दबाने से कंप्यूटर जो होता है वह लॉक हो जाता है। यह सुरक्षा के लिए त्वरित शॉर्टकट है। क्या है? तो सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन के लिए त्वरित शॉर्टकट है। अगला प्रश्न है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का क्या उद्देश्य होता है? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का उद्देश्य होता है कि हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों के टुकड़ों को एक साथ व्यवस्थित करना ताकि एक्सेस स्पीड बढ़ सके। यह एसएसडी के लिए आवश्यक नहीं है, मुख्य रूप से एचडीडी के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है हाइबरनेट मोड स्लीप मोड से कैसे अलग है? तो हाइबरनेट मोड जो है वो स्लीप मोड से कैसे अलग है? तो हाइबरनेट खुले हुए दस्तावेजों और प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क में सेव करता है और कंप्यूटर को पूरी तरह बंद कर देता है, जबकि शून्य बिजली खपत के साथ। वहीं स्लीप मोड में डेटा रैम में रहता है और थोड़ी बिजली खर्च होती रहती है। अगला प्रश्न है बिट लॉकर विंडोज में किस काम आता है? बिट लॉकर जो होता है वो विंडोज में किस काम आता है? ये पूरी ड्राइव को इनक्रिप्ट करके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होता है। यह अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। किससे? यह अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। अगला प्रश्न है विंडोज में रन कमांड बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो रन कमांड खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज +R है। क्या है? तो विंडोज +R है। यहाँ से CMD, एक्सेल या विनवर्ड आदि सीधे टाइप करके खोले जा सकते हैं। क्या? तो CMD टाइप करके एक्सेल और विनवर्ड जो होते हैं वो डायरेक्ट खोले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है यूनिक्स और लिनक्स किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? तो यूनिक्स और लिनक्स जो है वो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका उपयोग सर्वर और वर्क स्टेशन में अधिक होता है। किसमें? तो सर्वर और वर्क स्टेशन में अधिक होता है। अगला प्रश्न है डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो एक विशेष सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करने के लिए
अनुमति देता है। बिना डिवाइस ड्राइवर के प्रिंटर या ग्राफिक कार्ड सही से काम नहीं करेंगे। किसके? तो बिना डिवाइस ड्राइवर के जो प्रिंटर हैं या ग्राफिक्स कार्ड है वो सही से काम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है GUI में आइकन क्या दर्शाता है? तो GUI में आइकन क्या दर्शाता है? यह किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर का छोटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इस पर डबल क्लिक करने से संबंधित आइटम जो है वह खुल जाता है। अगला प्रश्न है विंडोज एक्सप्लोरर में नई फाइल या फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Shift+N का उपयोग करके हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर में नई फाइल या नई फोल्डर बना सकते हैं। यह तुरंत एक न्यू फोल्डर बनाता है। Ctrl+Shift+N करने से क्या होता है कि तुरंत जो होता है एक नई फोल्डर बना देता है। अगला प्रश्न है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ होता है? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप के बिना बड़ी मात्रा में डेटा को एक साथ प्रोसेस करना हो वहां होता है, जैसे कि पेरोल सिस्टम में। इसमें कार्यों को एक बैच यानी समूह में एकत्र किया जाता है। अगला प्रश्न है MS ऑपरेटिंग सिस्टम या MS ऑफिस हम लोग सब देखेंगे, जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? तो MS वर्ड में गटर मार्जिन जो होता है वो क्या है? तो वह मार्जिन जो प्रिंटिंग के दौरान बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। यह आमतौर पर पेज के बाईं ओर या ऊपर की ओर होता है। कहाँ? तो पेज के लेफ्ट साइड होता है या फिर तो ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में किसी सेल में वर्तमान दिनांक यानी कि करंट डेट डालने के शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+सेमीकोलन क्या है? तो Ctrl+सेमीकोलन का उपयोग करके हम लोग वर्तमान डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। वर्तमान समय के लिए Ctrl+Shift+सेमीकोलन का उपयोग करते हैं और वहीं वर्तमान डेट के लिए Ctrl+सेमीकोलन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है? तो F5 का उपयोग होता है। किसका? तो F5 का उपयोग होता है। वहीं जिस स्लाइड पे हम लोग कार्य कर रहे होते हैं यानी कि वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए Shift+F5 का उपयोग करते हैं, यानी कि जिस स्लाइड पे हम लोग कार्य कर रहे होते हैं वहीं से स्टार्ट करने के लिए हम लोग Shift+F5 दबाते हैं तो वो स्लाइड जो होता है वहीं से स्टार्ट होता है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड में थ्रेशोर्स टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स और विलोम यानी कि एंटोनिम्स शब्द खोजने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की जो है वह है Shift+F7। अगला प्रश्न है एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का क्या काम है? तो VLOOKUP फंक्शन का कार्य है एक बड़े डेटा टेबल के पहले कॉलम में किसी मान को खोजना और उसी पंक्ति के दूसरे कॉलम से मान वापस करना, यानी कि VLOOKUP का अर्थ है वर्टिकल लुकअप होता है। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो वर्टिकल लुकअप होता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है? यह है पेज ओरिएंटेशन के। किसके? तो पेज ओरिएंटेशन के हैं। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट लंबवत होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में कौन सा चिन्ह यानी सिंबल यह दर्शाता है कि सेल की चौड़ाई सामग्री यानी कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? तो वह हैश साइन दर्शाता है। कौन सा? तो हैश साइन दर्शाता है। अगला प्रश्न है इसी में देखते हैं हम लोग इसकी थोड़ा सा पॉइंट। कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने पर डेटा जो है वह दिखाई देने लगता है, यानी कॉलम की जैसे हम चौड़ाई बढ़ाते हैं तो डेटा जो होता है उसमें शो होने लग जाता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में मैक्रो क्या है? तो MS वर्ड में मैक्रो क्या है? तो रिकॉर्ड किए गए कमांड्स या की स्ट्रोक्स की एक श्रृंखला जिसे बाद में स्वचालित रूप से दोहराया जा सकता है। यह विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी कि VBA भाषा का उपयोग करता है। किसका? तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? तो स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? तो ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर
जाने का प्रभाव है, जबकि एनिमेशन स्टाइल के अंदर की वस्तुएं जैसे टेक्स्ट और इमेज की गति है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में पूर्ण सेल संदर्भ यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए डॉलर साइन का उपयोग होता है। किसका? तो डॉलर साइन का उपयोग होता है, जैसे AI A1। फॉर्मूला कॉपी करते समय यह सेल एड्रेस को बदलने से रोकता है। किसको? तो फॉर्मूला कॉपी जब करते हैं तो सेल एड्रेस को बदलने से रोकता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट जैसे H2O के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल साइन का उपयोग करके हम लोग सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं सुपर स्क्रिप्ट यानी कि एक्स स्क्वायर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का उपयोग करके हम लोग सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसमें टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट होते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग मतलब मुख्य रूप से उपयोग क्या है? तो मेल मर्ज का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो एक ही पत्र पर दस्तावेज को कई प्राप्तकर्ता यानी कि रेसिपिएंट्स को अलग अलग नाम और पते के साथ भेजने के लिए किया जाता है। यह एक मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत यानी कि डेटा सोर्स के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है एक्सेल वर्कबुक डिफॉल्ट रूप से किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? तो एक्सेल वर्कबुक जो होती है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? किसमें? 2007 और बाद के संस्करण में यह .xlsx के साथ एक्सटेंशन के रूप में सेव होती है। माइक्रो सक्षम वर्कबुक के लिए .xlsm का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड मैनेजर का उद्देश्य है मतलब स्लाइड मैनेजर का क्या उद्देश्य है? यह पूरी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट, रंग, पृष्ठभूमि और लेआउट सेट करना। मास्टर स्लाइड में किया गया बदलाव सभी स्लाइड्स पर लागू होता है। जब मास्टर स्लाइड्स में हम लोग स्लाइड्स में बदलाव कर देते हैं तो सभी स्लाइड्स में क्या होता है? वो एप्लीकेबल हो जाता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू और फिर से रेडो के लिए शॉर्टकट क्या है? तो अंडू के लिए आपका कंट्रोल Z है और रेडो के लिए है कंट्रोल Y है। अगला प्रश्न है एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पाइवट टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित यानी कि समराइज, विश्लेषण और प्रस्तुति करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को बिना मूल टेबल के बदले अलग अलग तरीकों से देखने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? ये क्या है? तो कंट्रोल प्लस Z है। किसके लिए? तो जस्टिफाई के लिए। यह टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के बीच समान रूप से फैलाता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का उपयोग करना क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन। जैसे कि इफ A1 इज ग्रेटर देन 50 देन पास, इफ A1 इज ग्रेटर देन 40 देन रिचेक, दैट मीन्स फेल। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में वाटरमार्क क्या है? तो वाटरमार्क क्या है? तो दस्तावेज के टेक्स्ट के पीछे दिखाई देने वाला हल्का टेक्स्ट या चित्र जैसे कि कॉन्फिडेंशियल जो होता है ये वाटरमार्क होता है। इसका उपयोग कॉपीराइट या दस्तावेज की स्थिति बताने के लिए होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में ऑटोफिल फीचर क्या करता है? तो ऑटोफिल फीचर क्या करता है? तो एक पैटर्न के आधार पर डेटा की एक श्रृंखला जैसे दिन, महीने, संख्या को स्वचालित रूप से भरता है। यह फिल हैंडल को ड्रैग करके किया जाता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट क्या है? तो एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस K है। हाइपरलिंक किसी वेब पेज, फाइल या उसी दस्तावेज के किसी स्थान से
जुड़ सकता है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुति को वीडियो प्रारूप में सहेजने के लिए किस फाइल प्रकार का उपयोग किया जा सकता है? तो .mp4 या .wmv का उपयोग किया जाता है। यह स्लाइड टाइमिंग और रिकॉर्ड किए गए नरेशन को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सभी सेलों का चयन यानी कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यह Ctrl+A है। यदि कर्सर डेटा के अंदर है तो यह केवल डेटा क्षेत्र का चयन करेगा, दोबारा दबाने पर पूरी सीट का चयन होगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फॉन्ट साइज को एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? तो Ctrl+ क्लोजिंग ब्रैकेट का। किसका? तो Ctrl+ क्लोजिंग ब्रैकेट का। वहीं घटाने के लिए Ctrl+ ओपन ब्रैकेट का। इसका? तो Ctrl+ ओपन ब्रैकेट का। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट और नेटवर्किंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक प्रोटोकॉल सूट कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP डेटा की विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करता है और IP पैकेट को एड्रेस करता है। किसको? तो IP जो है पैकेट को एड्रेस करता है। अगला प्रश्न है, OSI मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कितनी परतें यानी लेयर्स होती है? तो कितनी होती है? तो 7 लेयर्स होती है। वहीं सबसे निचली लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर और सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। अगला प्रश्न है, IPv4 और IPv6 पते यानी कि एड्रेस क्रमशः कितने बिट्स के होते हैं? ये IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स के होता है और IPv6 जो होता है वो 128 बिट्स के होते हैं। IPv6 को IP पतों की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है, DNS का पूर्ण रूप क्या है और इसका कार्य क्या है? तो DNS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। यह डोमेन यानी कि नामों जैसे कि www.google.com को IP पतों में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर केवल IP पतों को समझते हैं, नामों को नहीं। कंप्यूटर जो होता है वो केवल IP एड्रेस को ही समझते हैं, उसके नामों को नहीं समझते हैं। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो दो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले नेटवर्क को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको गेटवे बोलते हैं। राउटर जो होता है वो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज भेजता है, जबकि गेटवे जो होता है वो अनुवादक का काम करता है। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय BCC का पूर्ण रूप क्या है और इसका उपयोग क्यों होता है? तो BCC का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि प्राप्तकर्ताओं को ईमेल पते छिपाने के लिए। वहीं टू और CC में लिखे पते सभी को दिखाई देते हैं, लेकिन BCC जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, फिशिंग क्या है? तो एक साइबर अपराध जिसमें धोखाधड़ी वाले ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण चुराने का प्रयास किया जाता है। यह सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप है। किसका? तो सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के पते में HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें S का जो S जो है वो सिक्योर है यानी कि SSL या TLS इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। HTTPS में डेटा इंक्रिप्टेड होता है जो बैंकिंग और शॉपिंग के लिए सुरक्षित होता है। किसके लिए? तो बैंकिंग और शॉपिंग के लिए यह सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, कुकीज या कुकी इंटरनेट शब्दावली में क्या है? तो एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उसकी प्राथमिकताओं और सत्र जानकारी को याद रखने के लिए सहेजी जाती है। कुछ कुकीज
सत्र समाप्त होने पर हट जाती है और कुछ जो होता है वो अस्थायी रूप से रह जाती है। अगला प्रश्न है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का क्या कार्य है? तो फायरवॉल का क्या कार्य है? यह अनधिकृत पहुंच को रोकना और नेटवर्क ट्रैफिकिंग या नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यह दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? तो हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अगला प्रश्न है VPN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह सार्वजनिक नेटवर्क इंटरनेट पर एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है। अगला प्रश्न है URL का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता है, जैसे कि http://www.example.com/index.html। अगला प्रश्न है वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। किसका? तो स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। यह केंद्रीय हब विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क जो होता है वह बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है PING कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो PING कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नेटवर्क कनेक्शन की जांच करने और गंतव्य तक पहुंचने के में लगने वाले समय यानी कि लेटेंसी को मापने के लिए किया जाता है। यह ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किसका? तो ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है SMTP और POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किस में होता है? तो यह ईमेल सेवाओं में होता है। किसमें? तो ईमेल सेवाओं में होता है। SMTP दैट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए, वहीं POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मेल प्राप्त करने के लिए होता है। IMAP भी मेल प्राप्त करने का एक उन्नत प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है इंटरनेट का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो हाई स्पीड डेटा लाइनों और फाइबर ऑप्टिक केबलों का मुख्य नेटवर्क जो इंटरनेट के प्रमुख हिस्सों को जोड़ता है उसे इंटरनेट का बैकबोन कहा जाता है। मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है? यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC का एक अद्वितीय भौतिक पता यानी कि फिजिकल एड्रेस है। यह 48 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है जिसे बदला नहीं जा सकता यानी कि हार्डवेयर स्तर पर। अगला प्रश्न है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वेबसाइट की दृश्यता बढ़ाने की प्रक्रिया ताकि वह सर्च इंजन के परिणामों में ऊपर दिखाई दे। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे गूगल डॉक्स, ड्रॉपबॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है मॉडेम का कार्य क्या है? यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग यानी कि मॉड्यूलेशन और एनालॉग को डिजिटल यानी कि डीमॉड्यूलेशन में बदलता है। यह कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है। अगला प्रश्न है IoT का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह भौतिक उपकरणों फ्रिज, घड़ी, कार का नेटवर्क है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और डेटा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक निश्चित समय में नेटवर्क का प्रसारित किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा। इसे आमतौर पर बिट्स प्रति सेकंड यानी कि BPS में मापा जाता है। अगला प्रश्न है DDoS अटैक का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें कई कंप्यूटरों का उपयोग करके एक लक्ष्य सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजा जाता है कि वह क्रैश हो जाता। अगला प्रश्न है HTML का पूर्ण रूप क्या है और इसका उपयोग क्या है? इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये उसका उपयोग जो होता है वेब पेज बनाने के लिए होता है। यह वेब पेजों की संरचना को परिभाषित करता है। प्रथम पृष्ठ
जो वेबसाइट खोलने पर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे होम पेज कहते हैं। आमतौर पर इस फाइल का नाम जो होता है वो index.html या default.html होता है। दोस्तों, आप लोग के लिए फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि झार शिक्षा के द्वारा खास करके पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए बुकलेट तैयार किया गया है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें से 10,500 प्लस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग की प्रिपरेशन पूरी तरह से तैयारी है तो आप लोग 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अगर आप लोग कंप्लीट बुकलेट लेते हैं तो इसके साथ आपका कंप्यूटर का जो बुकलेट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। वहीं झारखंड स्पेशल का जो बुकलेट है ये आपको ऐप पर लाइव है, वहां पर भी मिल जाएगा। और आपको अगर ऐप से नहीं लेना है, डायरेक्ट लेना है, तो हमें कॉल कर सकते हैं 8271113645। इसके माध्यम से आप हमें इससे ले सकते हैं। हमारा ऐप जो है वह है झार शिक्षा है। आप इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके उस पर आप लोग ले सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और जितने भी फ्री इनिशिएटिव है जैसे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है वो आपको ऐप पर जो है आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेज नहीं पे करना पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।